दोस्तों, पिछले वीडियो में हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे थे। तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो हमारा यहाँ पे स्किप हो गया था। आइए फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था। कि जो हमने इसमें देखा था कि जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे प्राइवेट विजिट हो गया, ओके, प्राइवेट विजिट हो गया, गिफ्ट एंड डोनेशन हो गया, इमिग्रेशन के लिए हो गया, इमिग्रेशन हो गया, या फिर बिजनेस ट्रिप कोई हो गई उसके लिए हो गया, या फिर कोई आपका मेडिकल हो गया। तो हम वहाँ पर मेडिकल के लिए पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर अब्रॉड में किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं और उसके लिए अगर कोई भी रेजिडेंट अगर पैसा भेज रहा है तो वो $2,50,000 तक भेज सकता है बिना किसी प्रूफ से। यानी जब वो ईडी के पास जाएगा, किसी भी अथॉराइज डीलर के पास में जाएगा, तो अथॉराइज डीलर बिना किसी क्वेश्चन के किए हुए, यानी बिना इंसिस्टिंग ऑफ प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के वो $2,50,000 तक पैसे को भेज देगा। अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट में खर्चा ज़्यादा आ रहा है, 2,50,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस हॉस्पिटल जहाँ जिस भी कंट्री में वो एडमिट है पेशेंट, तो वहाँ का डॉक्टर हॉस्पिटल से एक एस्टीमेट देगा कि इनका मान लीजिए $3,00,000 पैसा लगेगा। ठीक है। अलाउ तो क्या है, इंडिया क्या कर रही है, एलआरएस के तहत क्या जा रहा है, $2,50,000 आज जा रहा है, लेकिन वहाँ पर लग रहा है $3,00,000। तो जो $50,000 एक्स्ट्रा है तो उसको भी अथॉराइज डीलर पैसा भेजने के लिए इनकार नहीं कर सकता है, बशर्ते कि आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वो उस हॉस्पिटल में इतना खर्चा आ रहा है। ठीक है। इसमें भी एक क्या होता है कि एक जगह इसमें भी क्या है कि हम जो $25,000 तक अगर भेजेंगे तो हम सिंपल एडी को एक रिक्वेस्ट लेटर दे करके भेज सकते हैं। अगर $25,000 से ऊपर भेजते हैं तो फिर हमको A2 फार्म होता है, उस फार्म को भर करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, भर करके एडी को देना पड़ेगा, तभी वो पैसा ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, आगे आइए। अब जैसे इसी का कुछ क्लेरिफिकेशन दिया गया है। क्लेरिफिकेशन ये दिया गया कि अब जैसे मान लीजिए अ पर्सन हु फॉल सिक इन आफ्टर प्रोसीडिंग अब्रॉड में बी रिलीज्ड फॉर एन एक्सचेंज बाय एडी विदाउट सीकिंग पेरियर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था, ए नाम का कोई व्यक्ति था, वो अमेरिका में गया। तो जिस समय गया तो उस समय तो वो ठीक था, लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ, वो वहाँ पर बीमार पड़ गया। तो जैसे वो अमेरिका में गया था तो उसने $2,50,000 अपने पैसे भेज दिए थे। ठीक है। देर आफ्टर क्या हुआ, जब वो अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका जाने के बाद में आफ्टर सम टाइम, जैसे मान लीजिए वो जनवरी में अमेरिका गया था, ये व्यक्ति अमेरिका में जनवरी में गया था और मार्च में क्या हुआ, अमेरिका में वो बीमार पड़ गया। अब जब अमेरिका में बीमार पड़ गया तो उसके पास पैसा तो और बचा नहीं, क्योंकि जो $2,50,000 ले गया था वो खर्च हो गया या कम बचा, यानी उतनी अमाउंट में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तब उस कंडीशन में भी पैसा $2,50,000 से ज़्यादा पैसा वहाँ पर भेजा जा सकता है। और साथ में ही क्या है कि फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया इन एडिशन टू द एबव, अगर जो अभी तक हमने पढ़ा था 2,50,000 के अलावा, एन अमाउंट अप टू $, 2,50,000 पर फाइनेंशियल इट इज अलाउड टू पर्सन फॉर ऑक्यूपाइंग एज अ अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति वहाँ बीमार पड़ गया था उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके चेकअप के लिए अगर इंडिया से कोई दूसरा व्यक्ति जाता है, उसके एक अटेंडेंट के रूप में, उसके एक कंपाउंडर के रूप में, उसकी एक देख रेख करने के लिए, टेक केयर करने के लिए उसका, ठीक है, केयर टेकर के रूप में अगर वो जाता है तो वो भी $2,50,000 तक वो भी पैसा ले जा सकता है। ठीक है। जैसे कि हमने इसमें हिंदी में भी देखिए लिखा है कि जो व्यक्ति विदेश जाने के बाद बीमार पड़ गया, उसे भारत के बाहर चिकित्सा उपचार के लिए ईडी द्वारा आरबीआई की पूर्व बिना मंजूरी के, आरबीआई से उसे कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है,
पैसा वो 2,50,000 से डॉलर से ज़्यादा भेज सकता है। विदेशी मुद्रा जारी की जा सकती है। और इसके अलावा अगर उपरोक्त के अलावा चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने वाले मरीज के परिचारक के रूप में साथ जाने के लिए एक व्यक्ति को प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक राशि की अनुमति प्रदान है। यानी जो भी उसके केयर टेकर के रूप में जाएगा तो वो भी पैसा इसमें ले जा सकता है। आगे है कि स्टडी अब्रॉड के लिए अगर कोई मान लीजिए ये बंदा है और वो कनाडा में मान लीजिए या अमेरिका में मान लीजिए स्टडी के लिए गया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि वो कैटेगरी एडी कैटेगरी फर्स्ट और एडी कैटेगरी सेकंड से पैसे ले सकता है। हमने एक वीडियो में बताया कि एडी कैटेगरी कौन कौन से होते हैं। उसमें सभी कमर्शियल बैंक्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैटेगरी सेकंड में फुल फ्लेज मनी चेंजर्स आ जाते हैं, जो अपग्रेडेड मनी चेंजर्स हैं, या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो वो आ जाती हैं। ठीक है, तो ये पैसे रिलीज कर सकती हैं 2,50,000 डॉलर तक। यानी 2,50,000 डॉलर का सिंपल सा मतलब है LRS में 2,50,000 डॉलर तक भेजा जा सकता है। किसी की कोई परमिशन ज़रूरत लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी RBI से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल फार्म और स्टडी विदाउट इंसिस्टिंग एनी ऑन द एस्टीमेट फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी किसी में पढ़ रहा है बच्चा, स्टडी के लिए गया हुआ है, तो 2,50,000 डॉलर तक उसको किसी भी प्रकार की कोई भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज विद्यालय है वहाँ से एस्टीमेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि अगर 2,50,000 से ज़्यादा का खर्चा वहाँ पर आता है, तो फिर उस कंडीशन में उस यूनिवर्सिटी से एक एस्टीमेट देना पड़ेगा, तभी अथॉराइज्ड डीलर के माध्यम से 2,50,000 डॉलर से ज़्यादा पैसा रिमिट किया जा सकता है। ओके, अभी तक हमने दोस्तों इसमें सीखा कि प्राइवेट विजिट के लिए तो हमारे ये है, मतलब 2,50,000 तक ही जा सकता है। अगर कोई बिजनेस ट्रिप है तो उसके लिए 2,50,000 प्लस उससे ज़्यादा भी जा सकता है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो हमने इसमें देखी। इसके बाद में अगर कोई इमिग्रेशन के लिए जा रहा है या मेडिकल के लिए जा रहा है या अब्रॉड के लिए जा रहा है, तो उसमें वही कंडीशन है कि 2,50,000 जा सकता है। अगर मेडिकल के लिए जा रहा है तो वो 2,50,000 डॉलर से ज़्यादा लेगा, तो फिर उसको वहाँ के डॉक्टर से या जो हॉस्पिटल है वहाँ से आप उसको एस्टीमेट देना पड़ेगा, तो 2,50,000 डॉलर से ज़्यादा है। अगर वो ये अब्रॉड में अगर स्टडी के लिए जाता है तो वैसे तो 2,50,000 रुपये तक ही है। अगर बियॉन्ड होती है 2,50,000 से बियॉन्ड होती है तो उस कंडीशन में उसको उस यूनिवर्सिटी से एस्टीमेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों ये आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आइए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि रेमिटेंस अंडर द स्कीम कैन बी यूज फॉर परचेजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट टू द प्रोविजन अदर एप्लीकेबल लॉज सच एज द ईस्टर्न फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें बहुत सी चीज़ों को ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए पैसे आप भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए कि जो भी उससे रिलेटेड संबंधित लॉ है तो उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवर चैनल द स्मार्ट बैंकिंग क्लाउड फॉर मोर अपडेट, इसको आप अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए देखिएगा, द स्कीम इज कैन बी यूज टू आउटवर्ड रेमिटेंस इन द फॉर्म ऑफ द DD। इस स्कीम के तहत आप DD में पैसा दे सकते हैं, ट्रैवलर चेक के तौर पे पैसा दिया जा सकता है, अपने नाम से ले सकता है, नेम ऑफ बेनिफिशियरी के नाम से पैसा भेज सकता है, इंटेंट ऑफ पुटिंग थ्रू द परमिशन ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ प्राइवेट विजिट abroad against self declaration the remitter in the format prescribed, कि जो RBI के द्वारा फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं उन प्रिस्क्राइब्ड पर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भर के देना पड़ेगा और आप पैसे को रिमिट कर सकते हैं। तो वो DD के रूप में भी हो सकता है या ट्रैवलर चेक के रूप में भी हो सकता है या करेंसी में भी हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल कैन आल्सो open, maintain and hold foreign currency account with the bank outside India making remittance under the scheme without barrier approval। अगर किसी इंडिविजुअल का पहले से ही कोई फॉरेन करेंसी में अकाउंट वहाँ पर होल्ड है तो उस कंडीशन में इसको RBI से कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो RBI की पूर्व मंजूरी के भी योजना के तहत
पैसे को प्रेषण करने के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खोल कर रख रखाव और देख रेख कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा का उपयोग इस योजना के तहत पात्र प्रेषण से जुड़े तथा उससे उत्पन्न होने वाली सभी लेन देनों के लिए किया जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार की जो ट्रांजैक्शन है, इसमें केवल दो तरह के जो ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को इसमें किया जा सकता है, जिसके लिए जैसे प्राइवेट विजिट हो गई, बिजनेस विजिट हो गई, प्राइवेट विजिट हो गई, बिजनेस विजिट हो गया, स्टडी हो गया, इमिग्रेशन हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए पैसा भेजा जा सकता है। ILRS does not image the stance of the fund and non-fund facility by AD। कहने का मतलब इसमें है कि ILRS के तहत पूंजी खाता मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए एडी बैंक द्वारा अपने निवासी व्यक्तिगत ग्राहकों को फंड तथा गैर फंड विस्तार की परिकल्पना नहीं करता है। हालांकि एडी बैंक योजना के तहत चालू खाता प्रसरण की सुविधा के लिए निवासी व्यक्तियों को निधि और गैर निधि आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।